हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोहित चक्रवेश आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीडीपी का जो टॉपिक क्लास वीडियो है 04 मतलब चौथा वीडियो है। जो टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या होता है। आज इससे रिलेटेड जो है थ्योरी जानेंगे हम लोग और उसके बाद लास्ट में जो है एमसीक्यूज करेंगे, जिससे टॉपिक आपका पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 101% देखने को मिलेंगे दोनों पेपरों में। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो है थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, मतलब गलत कर देते हैं बच्चे। तो इस टॉपिक को देखना ही नहीं है, केवल आपको देखना है, उसके साथ साथ आप इसका नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स ज़रूर ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई इशू हो या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है। तो साइको एनालिटिक जो है थ्योरी क्या होती है। तो सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण जो है पद्धति का जनक भी कहा जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मनोविश्लेषण पद्धति जो है किसने इजाद की या इसके जनक कौन माने जाते हैं। आपको सीधा आंसर देना है सिगमंड फ्रॉइड। तो ये सिद्धांत जो है व्यक्तित्व के विकास मतलब पर्सनालिटी के विकास और मानव व्यवहार के पीछे छिपे मानसिक कारण को समझाता है। तो आपसे कई बार पूछेगा मनोविश्लेषण का मूल अर्थ क्या होता है। तो ये व्यक्तित्व के विकास में जो है सहयोग करता है। मनुष्य के जो है व्यवहार को जो है समझने का जो है तरीका क्या हुआ है, मतलब इस चीज़ को समझता है, तो मानसिक कारणों को समझता है। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार हमारे व्यवहार का अधिकांश भाग अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर भाग जो है, आपसे 4 क्वेश्चन हो सकता है, अवचेतन मन, चेतन मन, है ना, इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अवचेतन मन जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड द्वारा जो है नियंत्रित होता है ज़्यादातर व्यवहार। अब आ जाते हैं मुख्य योगदान क्या है। तो अचेतन मन के बारे में इन्होंने बताया, मनोलैंगिक विश्लेषण, मनोलैंगिक सिद्धांत या विकास के बारे में बताया, स्वप्न विश्लेषण के बारे में, ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताया, और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के बारे में बताया। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं, एक टर्म आता है जो कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसा है बिल्कुल वैसा ही समझिए। इसमें यह मत सोचिएगा कि अरे इसमें आप 2 बार 3 बार 4 बार जो है वीडियो देख लोगे ना, आप सब कुछ तैयार हो जाएगा। अभी शुरुआत में क्या होता है, हर कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है इसमें क्या है, इसमें क्या समझूं। जैसा है, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब ये समझिएगा ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो ये जो दोनों के जो कॉम्प्लेक्स के विचार हैं ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे। अभी आप फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना, इन दोनों कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जो विशेष रूप से जो है विपरीत जो है लिंग के प्रति आकर्षण का भाव रखना, इसका मूल अर्थ होता है। ठीक है, लड़का का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे हम आगे जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में अच्छे तरीके से जो है इसको समझाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लेवल्स ऑफ माइंड क्या होता है। तो लेवल्स मन के जो है 3 जो है स्तर होते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि चेतन, अर्धचेतन या अवचेतन मन, अचेतन मन जिसे कहते हैं। तो देखिए, चेतन मन क्या होता है या कॉन्शियस माइंड क्या होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो हम अभी इस समय बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, जो अभी हम सोच रहे हैं कॉन्शियस में, है ना, मतलब महसूस कर रहे हैं, जो हम कॉन्शियस माइंड जो हम महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं अपने दिमाग में, जो हमारे सामने साक्षात हमारे सामने घटित हुआ है, उसको हम चेतन मन कहते हैं। ये मन का बहुत छोटा वाला हिस्सा होता है। ये यूपी टेट में पूछा गया है कि अचेतन मन या अर्धचेतन मन या अवचेतन मन में सबसे छोटा हिस्सा कौन कौन सा होता है मन का। तो चेतन मन का हिस्सा बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब आप जो सामने देख रहे हैं वही चेतना है। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अर्धचेतन मन क्या होता है। तो चेतन मन होता है जिसे प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड बहुत अक्सर जो है शब्द यूज किया जाता है कि मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जो है ये चीजें हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, दबी हुई इच्छाएं जो होती हैं, जो यादें होती हैं, जो आपने अनुभव पहले किए होंगे, वो सब इसके अंतर्गत होते, इसके अंतर्गत आती है।
तो ये स्मृतियों और विचारों का भंडार है जो चेतना में नहीं है। तो मान लीजिए जैसे आप सो रहे हो ना, तो आपकी यादें आप जो है सोचते हो ना, वही सब चीज़ें। तो ये हमारे व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब भाई सामने हो गए, तो आपने मान लीजिए चेतन मन से कोई चीज़ देख रहे हो, है ना? तो वो चीज़ सामने से आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी को। अब यहाँ पे मन में आपके क्या चल रहा है, वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। बात यहाँ पे समझ गए? बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, और इतने पॉइंट्स से आप समझ जाएंगे कि अर्धचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन होता क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, अवचेतन मन। तो इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने पहली बार अवचेतन मन की अवधारणा दी। तो किसने दी थी? अनकॉन्शियस माइंड की अवधारणा जो है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी, और ये सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार। ठीक है, अब जो गहराई में छिपा हुआ भाग है, जिसमें दबे हुए विचार और इच्छाएं होती हैं, इसमें वे इच्छाएं होती हैं जिसमें भय, संघर्ष, दमित और अनुभव होते हैं, जिसमें हम सामान्यता जानते नहीं है, लेकिन ये हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्ति का जो है अधिकांश व्यवहार इसी से प्रभावित होता है। तो हमारे जो जो विचार होते हैं ना, अंदर मन के अंदर जो बहुत दूर तक होते हैं, वो आते हैं जो है अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत। ठीक है, अब सिगमंड फ्रॉइड ने जो है इसे जो है मानसिक जीवन की असली कुंजी माना है। ये आपसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछेगा, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने जो है मन की बात करी, अब आ जाते हैं व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जाएगा। तो देखिए, एक तो जो व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, पहला घटक है इड। देखिए ये सिद्धांत जो है, इड जो है वो सुख का सिद्धांत है, प्लेजर प्रिंसिपल है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुख से संबंधित है इड। ये व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। ये सिद्धांत इड जो है जन्म से मौजूद होता है, और ये प्लेजर से संबंधित है। मतलब बच्चा जो है अगर इस इड में है, तो वो तुरंत जो है सुख या संतुष्टि चाहता है, बिना किसी नियम या नैतिकता के। अब ये बिना किसी नियम और नैतिकता के क्या मतलब होगा? जैसे छोटा बच्चा आपसे जिद कर रहा है कि चॉकलेट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, या किसी चीज़ की चाह रखता है। अब वो ये नहीं देखेगा कि आप किस परिस्थिति में हैं, कहाँ पे खड़े हैं, है ना? वहाँ दुकान है कि नहीं है, कि गाड़ी खराब है कि नहीं है। रोड पे खड़ा है, गाड़ी खराब है, लेकिन उसको पता चला टॉफ़ी खानी है, वो रो रहा है इसी बात पे कि टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, मुझसे आपने कहा था कल शाम को चॉकलेट दिला दो, इस तरीके से। तो वो कुछ नहीं, बस दूसरे के घर गया तो बस दूसरे की चीज़ देख कर के कह रहा है ये मुझे चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ बिना किसी नियम और नैतिकता के जो है वो चीज़ों को चाहता है कि हमें अभी अका अभी दे दो। ये सहज प्रवृत्तियां, इच्छाएं, कामनाएं, सुख सिद्धांत, इन सब पर जो है टिकी होती हैं। अगर इच्छाएं अनियंत्रित रहीं, तो व्यक्ति जो है स्वार्थी हो जाएगा और खतरनाक हो जाएगा। मतलब इच्छाओं को पूर्ति तुरंत होती रहे, अनियंत्रित बार बार। अनियंत्रित का मतलब हो गया कि इच्छाएं, जब बच्चा जो है अपनी जिद पे अड़ जाता है ना, कि हर दिन जिद करता है, तब वो बच्चा स्वार्थी हो जाता है, फिर वो आपकी सुनता नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ये यहाँ पे है। जैसे बच्चा तुरंत दूध या खिलौना चाहता है, तो उसको कह रहा है कि अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। बात यहाँ पे समझ गए? अब आ जाता है अगला जो है, जो पर्सनालिटी के लिए जो टर्म यूज होता है वो है ईगो। अहम, हिंदी में इसको कहते हैं ईगो। अब इस घटक को यथार्थ, रियलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, रियलिटी, वो प्लेजर से संबंधित था, ये रियलिटी से संबंधित है, यथार्थ से संबंधित है। मतलब इड की इच्छाओं को, जो इड इच्छाएं कर रहा है कि मुझे अभी चाहिए टॉफी या चॉकलेट, कुछ भी, उन इच्छाओं को वास्तविक दुनिया के अनुसार संतुष्ट करता है, लेकिन सुरक्षित और व्यवहारिक तरीके से। अब यहाँ पे मतलब कि उसको लग रहा है कि भाई इस परिस्थिति में अभी चॉकलेट नहीं मिल सकती, तो मुझे जो है शाम तक का वेट करना पड़ेगा, है ना? तो बस यहाँ पे वास्तविक दुनिया के साथ संतुष्ट, मतलब तालमेल बिठाने की कोशिश करता है कि जो चीज़ अभी नहीं, जैसे कि किसी के घर में गया हूँ तो ये दूसरे का घर है और दूसरे की चीज़ है, ये मुझे इससे कोई संबंध नहीं है, मुझे इसके लिए जिद नहीं करनी है। ये बात यहाँ पे बच्चा समझ रहा है। इस अवस्था में बच्चा यथार्थवादी दृष्टिकोण का होता है, तार्किक होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि किस जो है पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में, मतलब स्ट्रक्चर में, है ना, व्यक्तित्व में जो है बच्चा जो है यथार्थवादी या तार्किक होता है, तो आपको ईगो का नाम ही देना है। ठीक है,
अब हमें जो है ये ईगो जो होता है ये हमें समाज में जीने के लायक बनाता है। ईगो का कार्य जो होता है वो इड और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाता है। सुपर ईगो क्या होता है, अभी आगे नेक्स्ट पॉइंट यही है, ठीक है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति जो है तनाव में, चिंता या असामान्य जो है व्यवहार का शिकार हो सकता है। ठीक, जैसे आप भूखे हैं, इड कहेगा कि मुझे अभी खाओ, अभी खिलाओ, लेकिन ऑफिस में तो लंच ब्रेक तक इंतजार करते हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, उसके लिए इंतजार करते हैं, या स्कूल में पता है कि लंच में ही हमें ये सब मम्मी ने जो चॉकलेट या मम्मी ने जो बना के भेजा है अच्छा सा, वो मुझे जो है लंच में ही खाना है, तो वो उतना इंतजार करता है बच्चा। ये ईगो का काम होता है। अगर इड कहे कि दुकान से चोरी कर लो तो ईगो कहेगा नहीं, पैसे दे करके चीज़ों को खरीदो, क्योंकि वो तो इड कह रहा है कि उसको तो तुरंत चाहिए, क्योंकि उसको इच्छा हुई है, प्लेजर है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको चॉकलेट चाहिए तो वो चुराने की कोशिश करेगा। लेकिन ईगो ये कहेगा नहीं, गलत बात होती है, पैसा दे करके खा लो, नहीं है तो पैसा तो कोई बात नहीं। बात यहाँ समझ गए। बच्चा समझता है कि उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो ईगो में इंतजार शब्द भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगला टर्म यूज होता है सुपर ईगो। परा अहम क्या होता है, इसे हिंदी में कहेंगे सुपर ईगो को परा अहम। अब ये दृष्टिकोण जो होता है आदर्शवादी दृष्टिकोण होता है, मोरालिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, नैतिकता का सिद्धांत होता है। हमारे अंदर का नैतिक जो है पुलिसकर्मी कहते हैं। ये एग्जाम में देखिए, यूपी टेट और सीटेट में अंतर यह है कि सीटेट में इस तरीके से चीज़ें नहीं पूछी जाती कि नैतिकता का पुलिसकर्मी किसे कहते, लेकिन यूपी टेट में पूछ सकता है आपसे। इसलिए ऐसे टर्म्स को याद जरूर करिए, उसको नोट जरूर करिए। तो हमारे अंदर का जो नैतिक पुलिसकर्मी होता है यह माता पिता और समाज के मूल्यों और आदर्शों को आंतरिक रूप से देता है। इसके दो भाग हैं, एक अंतरात्मा, जिसे हम लोग नहीं, अंतरात्मा की आवाज़ आ रही है मेरे, तो गलत कार्यों के लिए देव महसूस कराता है, ठीक है। मेरे अंतरात्मा की आवाज़ आई, मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, पहले तो आप कर रहे थे, नहीं अब नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद आदर्श अहम है, ईगो डील है कि सही कार्यों के लिए गर्व की अनुभूति होना। तो इड की इच्छाओं को ये दबाता है अगर वे गलत हैं, ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना पाप है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भाई नैतिकता की बात हो रही है ना, आदर्शवादी दृष्टिकोण है, तो बस उसी तरीके की लाइन आएंगी कि ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये करना बहुत गलत होगा, ये पाप का है, इस तरीके से आप पाप के भागीदार। जैसे उदाहरण के तौर पे आप चॉकलेट खाना चाहते हैं तो इड कहेगा आप चॉकलेट खाना चाहते हैं लेकिन डाइट पर हैं, तो सुपर ईगो कहता है नहीं ये गलत है, तुम मोटे हो जाओगे। कोई झूठ बोलने की सोचे तो सुपर ईगो अपराध बोध दिलाएगा। अगर आप झूठ बोलने की सोचोगे तो आप, जैसे पहली बार हम अक्सर गलत, जब कोई भी मतलब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मना है हमारे लिए, माता पिता ने जो है मना कर रखा है ना, तो इस तरीके की चीज़ों जब हम करते हैं तो हमें अपराध का बोध होता है, ठीक है। बात यहाँ समझ गए। तो जो व्यक्तित्व है एक व्यक्ति का, वो इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीनों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहां तक जो पॉइंट्स आपको मैंने लिख के दिए, हर एक पॉइंट्स आपको नोट करना है, हर एक पॉइंट्स ही आपको याद रखना है, ठीक है। चल अब एक आ जाते हैं कि बाल्यावस्था में मनोलैंगिक जो है विकास के चरण क्या होते हैं। तो बाल्यावस्था में मनोलैंगिक जो है विकास के चरण की बात करते हैं, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक 5 चरणों में होता है, और प्रत्येक चरण में बच्चों की काम ऊर्जा, जिसे हम लिबिडो कहते हैं, लिबिडो हमने अब कल क्वेश्चन आपसे कराया था, लिबिडो क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि कल मैं सिगमंड फ्रॉइड कराऊंगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखिए, प्रत्येक चरण में बच्चे की जो काम ऊर्जा होती है, जिसे हम लिबिडो कहते हैं, शरीर के एक विशेष क्षेत्र या काम संवेदनशील क्षेत्र कह सकते हैं, उस पर केंद्रित होती है। किसी चरण में अति संतुष्टि होती है तो किसी चरण में अति असंतुष्टि से स्थिरीकरण, फिक्सेशन हो सकता है, जो वयस्क व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अब आ जाता है पहला जो है मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। जन्म से 1 वर्ष की अवस्था होती है, ये काम संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ पे काम मुख है। भाई जब छोटा बच्चा जन्म से है तो इसका जो लिबिडो है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली जो चीज़ होती है ना, जैसे एक बड़े व्यक्ति की लिबिडो होती है काम उत्तेजना, है ना, वैसे ही छोटे बच्चे की उत्तेजना होती है मुख से होती है, और उसको स्वाद हर चीज़ जो है मुख से मिलेगी। तो बच्चा मुख के माध्यम से दुनिया को जानने का प्रयास करता है, चूसना, काटना, चबाना, थूकना जैसी क्रियाएं प्रमुख होती हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेज है मुखावस्था। दूसरा है एनल स्टेज, गुदावस्था, जिसे कहते हैं आयु 1 से 3 वर्ष है। इसमें काम संवेदनशील क्षेत्र होता है एनस। इस अवस्था में क्या होता है, मल मूत्र त्याग पर नियंत्रण करना जो है बच्चा सीखता है।
है ना, ये बच्चे की पहली स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, ठीक है। तो उसको टॉयलेट आ रही तो टॉयलेट बताएगा, अगर वो टॉयलेट पैंट में कर देगा तो रोने लगता है बच्चा, क्योंकि उसके प्रति संवेदनशील है, ठीक है, उसको पता है कि ये चीज़ अच्छा नहीं है उसको, तो ये फीलिंग हो ही आ रही है उसके अंदर, बच्चे के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं लैंगिकावस्था 3 से 6 वर्ष की है। यहाँ पे जननांग से रिलेटेड जो है पॉइंट्स आ जाता है, काम संवेदनशील जेनिटल्स के बारे में। बच्चा अपने शरीर के अंतर को डिस्कवर करते हैं। इसी अवस्था में ओडिपस संघर्ष और इलेक्ट्रा संघर्ष जो है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे ओडिपस, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का सिद्धांत किसने दिया था, तो सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, ओडिपस जो संघर्ष होता है लड़के की माँ के प्रति जो है आकर्षण और पिता के प्रति डर और जो है भाव, डर की भावना होना, ठीक है। तो यहाँ पे ओडिपस में लड़का इंपॉर्टेंट है, लड़का जो है विपरीत लिंग मतलब माँ के प्रति जो है आकर्षण का भाव रखता है, क्योंकि ठीक है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियां जो है पिता के प्रति आकर्षण, तो आपने अक्सर देखा होगा माँ का लाडला होता है और पिता के जो है पापा की परी। आपने ये लाइन जो देखा है ये इजाद यहीं से हुई है, क्योंकि ये ओडिपस संघर्ष है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसे कहेंगे। ये टर्म आपको अच्छे से याद रखना है। ओडिपस के लिए लड़के के टर्म में यूज होगा और इलेक्ट्रा जो है लड़कियों के टर्म में यूज होगा, ठीक है। चलिए अब सुषुप्तावस्था क्या होती है, लेटेंसी स्टेज क्या होता है, 6 से 12 वर्ष का होता है। इसमें कोई ये जो काम संवेदनशील क्षेत्र होता है इसमें कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता, यौन इच्छाएं सुसुप्त दबी रहती हैं। यहाँ पे बच्चे की यौन इच्छाएं दबी रहती हैं। इस अवस्था में जो है यौन ऊर्जा दमित रहती है और बच्चा जो है अपनी ऊर्जा को सामाजिक, बौद्धिक और शारीरिक कौशल के विकास में लगाता है। मतलब दोस्तों के साथ खेल कूद, स्कूल की गतिविधियों में रुचि उसकी ज़्यादा होती है। ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक शांत अवधि मानी जाती है। इस स्टेज में हम लोग स्कूल जाते हैं, विपरीत जो है लिंग वाले भी हमारे दोस्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमारे ग्रुप्स में सब होते हैं और हम लोग सब के साथ एक समान भाव से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना, कोई जो है इस तरीके की भावना नहीं रखते। आज के सोशल मीडिया थोड़ा बिगाड़ दिया है चीज़ों को, पहले जो है करने लग गई है चीज़ें, है ना, मतलब जो चीज़ें 18-19 साल में होती थी, अब वो जो है बच्चों के अंदर थॉट्स जो है 12-12, 13-13 साल के अंदर बच्चों में आने लगी, तो ये बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया गया है कि भाई इस स्टेज में जो बच्चा होता है उसके अंदर इस तरीके की इच्छाएं होती नहीं है। वो लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ कंफर्टेबल होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, है ना, जैसे दोस्त यार बात करते हैं, ठीक है। तो ये एक शांत अवधि मानी जाती है। अब आ जाते हैं जेनिटल स्टेज, 12 वर्ष से अवधि किशोरावस्था से वयस्कता तक। तो ये जो है यहाँ पे जो संवेदनशील होता है जेनिटल होता है। अब इसमें क्या होता है, यौन ऊर्जा जो है फिर से जागृत होती है, लेकिन अब यह परिपक्व और सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप ले लेती है। तो यहाँ पे यौन ऊर्जा जो होता है, लिबिडो जिसे कहेंगे, वो जागृत हो रही है। इच्छाएं बच्चे के अंदर, वो इच्छाएं परिपक्व और सामाजिक रूप से स्वीकार्य रूप ले लेती है। मतलब ऐसी इच्छाएं जो परिपक्व हो, मेच्योर व्यक्ति के लिए जो हो ज़रूरी हो और उसके बाद सामाजिक रूप से स्वीकार हो, इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। तो किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और परिपक्व अंतरंग संबंध बनाने की इच्छा जो है विकसित होती है, ठीक। अब यहाँ पे जो है सिगमंड फ्रॉइड की जो आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म भी इसको झेलना पड़ा है इस थ्योरी को, तो उसमें क्या है, इनकी थ्योरी में वैज्ञानिकता का अभाव देखने को मिलता है। उनके सिद्धांत का परीक्षण जो है वैज्ञानिक तरीके से करना थोड़ा मुश्किल है। अत्यधिक जोर जो है इन्होंने यौनिकता पर दिया है, मतलब लिबिडो पे ज़्यादा जो है इन्होंने दिया है। मानव व्यवहार के लिए यौन इच्छाओं को अत्यधिक इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी आलोचना यौन इच्छाओं को अत्यधिक महत्व देना है, ये आपके एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में दिया जाएगा। पुरुष केंद्रित ज़्यादा है, पुरुषों के अनुभव को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया, प्राथमिकता दी है। अतीत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि भाई वर्तमान के मनोवैज्ञानिक मुद्दों के लिए बचपन के अनुभवों को अत्यधिक महत्व माना है या महत्व देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको सिगमंड फ्रॉइड का एक एक पॉइंट्स आपका कवर हो गया। इसके बाहर कुछ भी नहीं है सिगमंड फ्रॉइड। आप 2-3 पन्ने पढ़ोगे मूलतः पूरा सार यही है। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और प्रीवियस जो है ईयर में जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का वह पहलू जो यथार्थ सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए यथार्थ पर काम करता है तो वो है ईगो। ईगो यथार्थ से संबंधित है, ये प्लेजर से संबंधित है, ये नैतिकता से संबंधित है। यहां पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत में इड किस सिद्धांत
से संचालित होता है, तो इड इड का संबंध किससे है? सुख के सिद्धांत से है। सुख चाहता है, तुरंत सुख चाहता है, ठीक है। यथार्थ से संबंधित है ईगो, और नैतिकता से संबंधित है सुपर ईगो। इसको नोट कर लेना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, ठीक है। पियाजे से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है, थ्योरी वीडियो है। आप उससे बेहतर और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोई भी चैनल नहीं बताएगा। नए आधारित क्वेश्चन है जो कि आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बालक जो अपनी मनपसंद चीज़ें नहीं, जिसको मनपसंद चीज़ नहीं मिलती है, वह जोर जोर से रोने लगता है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार उसका यह व्यवहार किस भाग से प्रभावित है? अब देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही है तो वो समझ नहीं रहा है चीज़ों को, उसको चाहिए सुख अभी का भी। तो यहां पे जो है ये संबंधित है ईड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के विकास मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार ओडिपस संघर्ष किस अवस्था में होता है? तो देखिए ओडिपस जो संघर्ष होता है, मैंने आपको बताया था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जैसी जो भावना होती है वो फैलिक स्टेज में होती है, लैंगिक अवस्था में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। एक बालक अपनी माँ के प्रति अत्यधिक लगाव रखता है और पिता के प्रति जो है प्रतिद्वंदी मानता है, मतलब पिता के से डर का भाव रखता है ना, या फिर उससे ज़्यादा जो है उस तरीके से संबंध नहीं रखता है जैसे माँ के साथ जो है लगाव रखता है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये किस चरण का लक्षण है? तो पांचवें का देखिए ये जो है फैलिक स्टेज का लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था जो है लगभग 6 से 12 वर्ष की आयु तक होती है, जिसमें यौन इच्छाएं जो है सोई हुई रहती है, दबी रहती है? तो ये अवस्था किससे संबंधित है? तो छठवें का है यहाँ पे सुसुप्त अवस्था। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। एक एक पॉइंट्स जो ना समझ में आया तो प्लीज़ पीछे जा करके फिर से उसको चीज़ को देखिएगा, उसको समझिएगा। यकीन मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना है और छोटा सा नोट्स बना लीजिए। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन जो है आया तो आपका गलत नहीं होगा। इतने सालों से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मैं जानता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पर आपको ये टॉपिक का नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रॉइड के विकास के सिद्धांत की जो है मुख्य आलोचना क्या है? तो देखिए मुख्य आलोचना है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पुरुष केंद्रित है, यौन इच्छाओं पे ज़्यादा जो है बात कर रहे हैं, ये सभी पॉइंट्स हैं। कक्षा में जो है एक विद्यार्थी अपने कम अंक आने पर कहता है कि शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते। ये किस जो है रक्षा यंत्रणा का उदाहरण है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मुझे टीचर कोई पसंद नहीं करता है इस तरीके, तो अपनी गलतियों को बच्चा जो है देखिए थोपने की कोशिश कर रहा है, किस पर? दूसरों पर। तो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। यूपी टेट के लिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा जो है डर के समय अपनी अंगूठी मतलब उंगली जो है चूसने लगता है, ये किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या होता है, तनाव के समय जो है हम कई बार जो है बचपन जैसा जो है बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। गुस्सा आने पे जो है कई बार हमें किसी खाने की चीज़ की जो है इच्छा होती है, कई बार हम जो है गुस्सा आने पे हम बाहर निकल जाते हैं, है ना, या फिर गुस्सा आने पे हम गाने सुनना पसंद करते हैं। इस तरीके का जो होता है इसे प्रतिगमन कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ध्यान रखिएगा, तनाव के समय व्यक्ति जो है बच्चों जैसा व्यवहार करे या कुछ डिफरेंट व्यवहार करने लगे, ठीक है। एक व्यक्ति जो है ऑफिस में जो है बॉस की जो है डांट खाकर घर में बच्चों पर गुस्सा करता है। अब जो है ये किस जो है रक्षा यंत्रणा का उदाहरण है? तो देखिए अगर बच्चा जो है किसी और का जो है ऐसा हरकत करता है, मतलब अपनी भावनाओं का जो है जो स्थान बदल देता है, जो चीज़ उसको वहाँ करनी चाहिए वो अपना जो है दम दिखा रहा है अपने घर पे आकर के, तो इसको स्थानांतरण डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे इसलिए मैंने इन पॉइंट्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया है, आपको क्वेश्चंस के रूप में करा रहा हूँ। इनको क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लेना, आपके दिमाग में रहेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप दिमाग में रहेगा कि आप इस तरीके से जो है अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं और गुस्से का स्थान बदल देना, तो ये क्या कहलाता है। तनाव के समय जो है बच्चों जैसा व्यवहार करना या थोड़ा सा डिफरेंट व्यवहार करना या अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपना क्या कहलाता है। इस तरीके के पॉइंट्स आप नोट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मैं बेहतर से बेहतर वीडियो देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां।
तो देखिए किसी छात्र का आचरण ये दिखाता है कि वो समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों को अच्छी तरीके से समझता है। ये सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार किस भाग के प्रभाव को दर्शाता है? तो देखिए समाज के नियमों और नैतिक मूल्यों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये सुपर ईगो होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। एक बच्चा जो है दूसरों से मेलजोल, खेलकूद, सामाजिक नियमों का पालन सीख रहा है, ये किस अवस्था का संकेत है? तो दूसरों से जो है ये चीज सीख रहा है, तो इसे लेटेंसी स्टेज कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देता है, तो ये किस जो है डिफेंस जो है मैकेनिज्म का जो है रूप है? तो 13वें का आंसर हो प्रक्षेपण। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, अपनी गलतियां दूसरों पे थोपना। ठीक है। एक बच्चा जो है अपने शिक्षक से कहता है कि मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूंगा, तो ये मनोलैंगिक जो है अवस्था से संबंधित है सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार ये कथन। तो देखिए 14वें का आंसर है यहाँ, ये फैलिक स्टेज लैंगिक अवस्था से है। मतलब यहाँ पे विशेष रूप से जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव रखना। तो मैं अपने जो है एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पापा जैसा बनूंगा, तो ये फैलिक स्टेज से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।